हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। एलटी ग्रेड टीचर वैकेंसी जो आपका 28 तारीख को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, जहां पे ऑफिशियल सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं कि आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होगी, उसका पूरा सिलेबस क्या है। आज के इस सेशन में मैं सारी चीज़ों पे बात करूंगी। स्पेशली अगर हम बात करें तो हम सिलेबस पे बात करने वाले हैं, क्योंकि जो हमने सिलेबस पे ऑलरेडी बात की है उससे कई ज़्यादा सिलेबस बड़ा है। तो यहाँ पे मैं ऑफिशियल सिलेबस आपसे डिस्कस करूंगी और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, सो डोंट वरी। और एक चीज़ मैं और आपको क्लियर करना चाहूंगी, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि होम साइंस स्टूडेंट के लिए बीएड ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब क्या चेंजेस हुआ है? अब ये चेंजेस हुआ है कि अगर आपका होम साइंस सब्जेक्ट है तो उसके साथ साथ आपका बीएड होना भी अनिवार्य है। यानी अब आपको बीएड की डिग्री चाहिए। अब आप ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आपने बीएड नहीं किया है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे इसमें। तो अगर आप बीएड कर रहे हैं और आपका रिजल्ट आ जाता है फॉर्म भरने से पहले तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ मैं एलटी की बात कर रही हूँ, क्योंकि एलटी जो होता है वो टीजीटी टाइप का होता है, यानी 9 से लेकर 10 तक के जो स्टूडेंट होते हैं उनको पढ़ाना होता है। लेकिन जहाँ मैंने आपको जीआईसी के लिए बताया था, तो जीआईसी के लिए मैंने आपको सही बताया है, जीआईसी में आपको बीएड की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो एलटी की जो आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है, इसमें आपका होम साइंस के साथ बीएड होना जरूरी है। मतलब क्या है? मतलब ग्रेजुएशन आपने किया है, यानी बीए बीएससी जो भी है, आपने ग्रेजुएशन किया है अपने सब्जेक्ट से, वो चाहे आपका होम साइंस हो या अदर सब्जेक्ट हो, ठीक है। उसके साथ आपका बीएड होना अनिवार्य है। मतलब हर चीज में आपका बीएड कर दिया गया है। तो बस इस चीज को मेंशन कीजिएगा कि एलटी में बीएड है, जीआईसी में बीएड नहीं है। आज का जो सिलेबस में मैं बात करने वाली हूँ स्टूडेंट, वो सिलेबस बहुत छोटा नहीं है, काफी बड़ा है। आपको समय लगेगा उस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो आज मैं पूरा फुल सिलेबस आपको बताने वाली हूँ, एक एक पॉइंट। अगर आप चाहें तो, नहीं लिखना चाहते हैं तो मत लिखिएगा। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसमें आप या प्रिंट निकाल के रख लीजिएगा, तो बार बार सिलेबस देख के आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो चीजें हैं ये मैं आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे कंप्लीट करवाऊंगी। पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा टॉपिक आपको कंप्लीट करवा पाऊँ, ठीक है। तो बहुत ज्यादा घबराने की अभी से जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। ऑलरेडी मैंने एक टॉपिक आपको कराया था जो यूजीसी नेट और जीआईसी वाले स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल होगा। बाकी कोई चीज जब ऑफिशियल आ जाती है ना, तो हम सियोरिटी पे रहते हैं। ऑफिशियल जो चीजें नहीं आती, क्योंकि 2018 में ये एग्जाम हुआ था और 2018 के बाद आपको 2025 में ये चीज देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, सो डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे करके सारी चीजें हम सॉल्व कर लेंगे। अभी तो 28 तारीख से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं, 28 अगस्त तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, पहले आपको ओटीआर करवाना पड़ेगा, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होता है। मतलब एक बार आपने करवा लिया तो बार बार का आपका झंझट नहीं रहता है। ये करवाना आपके लिए कंपलसरी है। जब तक आपने इसको नहीं कराया तो आप अदर मेथड से फॉर्म नहीं भर सकते हैं, वो वैलिड नहीं माना जाएगा, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। तो 20 तारीख से तो आपके ओटीआर भरना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे होता है ना कि एक साथ कई सारे लोग भरते हैं, तो कई बार क्या होता है, जो सर्वर होता है वो वर्क नहीं करता है। सो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अभी टाइम है। तो यहाँ पे आप ओटीआर अपना करवा सकते हैं और उसके बाद फिर आपका फॉर्म वगैरह फिल किया जाएगा, ठीक। बाकी फॉर्म से रिलेटेड जो जानकारी है उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगी कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं, पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। इस बार तो आपके प्री और मेंस दोनों पेपर होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्री भी होगा और मेंस भी होगा। बट इतना याद रखिएगा, जो आपका प्री होगा यानी प्रीलिम्स जिसको बोलते हैं, वो केवल क्वालिफाइंग होगा। मतलब उसके अंक आपके मेंस में नहीं जुड़ेंगे। तो प्री और मेंस आपके दोनों एग्जाम होने वाले हैं और आपको मेंस में राइटिंग करना होगा। आपके लघु प्रश्न भी आएंगे, आपके विस्तृत क्वेश्चंस भी आएंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है और अभी से तैयारी अगर आप स्टार्ट कर देते हो और दोनों पॉइंट को लेकर चलो, मतलब अपना प्री भी लेके चलो, मेंस भी लेके चलो, क्योंकि प्री तो केवल क्वालिफाइंग है, आपको पास करना है। और लेकिन इसके मार्क्स आपके मेंस में नहीं जुड़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप उस हिसाब से प्रिपरेशन करना ताकि आपका क्लियर हो जाए, ठीक। तो बात करें अगर सिलेबस की, तो देखो, अगर एक्सटेंशन एजुकेशन की बात की जाए, यानी प्रसार शिक्षा, क्या है आपका
प्रसार शिक्षा यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखो इससे रिलेटेड जो आपका आएगा पूरा मैंने ये एक एक चीज आपको मेंशन की है। तो प्रसार शिक्षा का तात्पर्य, अर्थ, उसका उद्देश्य, सिद्धांत और उसके कार्य यानी प्रिंसिपल्स एंड फंक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। औपचारिक और अनौपचारिक व्यवहारिक शिक्षा के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके साथ साथ शैक्षणिक मनोविज्ञान का तात्पर्य, उसका अर्थ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, प्रसार शिक्षा से उसका संबंध क्या है और प्रसार शिक्षा में उसकी उपयोगिता क्या है, इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे बात करें यूनिट सेकेंड की, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा सामुदायिक विकास का तात्पर्य यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट, आपकी मीनिंग पूछी जाएगी, उसका अर्थ पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जाएगा। साथ साथ में देखो ये इम्पोर्टेंट है आपका पंचायत राज्य प्रणाली। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। तो इसकी मीनिंग, इसका ऑर्गेनाइजेशन और उसके साथ साथ मूल्यांकन और उसके कार्य भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो मैं आपको चीजें बता रही हूँ ये सारी चीजें आपकी पूछी जाएंगी। तो इस तरीके से आपको एक एक टॉपिक लिख के आपको उसको पढ़ना होगा। साथ में आपका पूछा जाएगा राज्य और केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम, यानी जो विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं मतलब पंचवर्षीय योजना के हिसाब से, तो वो आपकी योजनाओं के बारे में भी आपसे डिटेल में पूछा जाएगा। इसके लिए अगर आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहां पे मैं आपको एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन देती हूँ, कुछ जो स्कीम आती, जो नई नई योजनाएं होती हैं उसके बारे में भी मैं आपको देती हूँ, तो आप पढ़ के भी समझ सकते हैं। अदरवाइज मैं इसकी अलग से भी क्लास आपको दे दूंगी, तो वहां पे भी आपका ये सारा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। फिर लीडरशिप की बात करते हैं। लीडरशिप से क्वेश्चन आएगा, उसके तात्पर्य, उसकी परिभाषा, प्रकार, कार्य, सिद्धांत और उनकी नेता की जो गतिविधियां हैं यानी लीडर की जो एक्टिविटी है, लीडर क्या काम करता है, लीडर का मेन वर्क क्या होता है वगैरह, इन सब से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। यूनिट थर्ड की बात करूं तो आपका कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी संचार प्रक्रिया से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे उसका अर्थ, उसका तात्पर्य, दृष्टिकोण, मॉडल, सिद्धांत, क्या क्या समस्याएं आती हैं, संचार में जो बाधाएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं, सो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन वगैरह, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो कम्युनिकेशन वाला टॉपिक आपके देखो यूजीसी नेट में सब पूछा जाता है, तो आप यहाँ से लीडरशिप वाला, कम्युनिकेशन वाला, ये सब आपके एक्सटेंशन वाला, ये सब आपके यूजीसी नेट के टॉपिक है जो आपको यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट का भी, तो यहाँ से सारी चीजें आपकी मैनेज हो जाएंगी। ठीक, तो ये सारी चीजें मैं कंप्लीट करवाऊंगी, डोंट वरी। संचार कौशल में बोलना, लिखना, हाव भाव वाली जो चीजें हैं, राइटिंग, ठीक, तो ये सारी चीजें भी आपसे पूछी जाएंगी। यूनिट 4 में देखो तो प्रसार शिक्षण विधियां, उसके दृश्य श्रव्य साधन यानी जिसको देखा जाए, जिसको सुना जाए, कौन टीवी और रेडियो वगैरह, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी और उनका वर्गीकरण, इन सब से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, सो यहाँ अगर बात करें नेक्स्ट यूनिट की, तो आपसे पूछा जाएगा कार्यक्रम नियोजन, उनका तात्पर्य, अर्थ, उद्देश्य वगैरह, उसके सिद्धांत और उसके प्रकार, नियोजन नियंत्रण यानी प्लानिंग कंट्रोल के बारे में पूछा जाएगा और आपका सतत निरीक्षण और मूल्यांकन के बारे में प्रश्न आएंगे। यूनिट 6 आपका पूछा जाएगा पीआरए, पीआरए के बारे में पूछा जाएगा, सहभागी ग्रामीण अध्ययन के बारे में, उसके उपकरण, उसकी विधियां, उसकी डिफिनीशन वगैरह, इन सब से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यूनिट 7 है महिला सशक्तिकरण। तो इससे तो क्वेश्चन आपका ऑलरेडी हमेशा पूछा जाता है भाई, वुमेन एम्पावरमेंट, आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना जरूरी भी है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको भी आपको कवर करना है साथ साथ में। जो मैंने आपको पहले सिलेबस बताया था वो तो बहुत शॉर्ट था, अभी जो मैं आपको सिलेबस बता रही हूँ इसको देख के आपको सच में लगेगा कि सिलेबस बहुत छोटा भी नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पे अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है कि सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन 9 पॉइंट तक तो आपका सिलेबस है ही, और इसमें भी आपका रिसर्च इंक्लूड है। जैसे यूजीसी नेट में आपका रिसर्च से क्वेश्चन आते थे, वैसे आपके एलटी में भी आते हैं। मतलब अगर स्पेशली मैं बात करूँ तो होम साइंस स्टूडेंट में ये बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगा कि होम साइंस में आपका सिलेबस बहुत ज्यादा चेंज है। लगभग चाहे नेट की बात करो, जीआईसी की बात करो या अदर एग्जाम की बात करो, असिस्टेंट प्रोफेसर की, लगभग सिलेबस बहुत
बहुत होगा जो कम, मतलब थोड़ा बहुत चेंज होगा, अदरवाइज कॉमन ही रहता है। अब देखो, गृह प्रबंध और उपभोक्ता शिक्षा से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहले मैंने आपको एक्सटेंशन और कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपको बताया कि आपका पहला जो आपका मेन टॉपिक है वो आपका वो है। उसके अंदर आपकी कई सारी चीजें आई, तो मैंने आपको यूनिट वाइज सारी चीजें बता दी। अब होम मैनेजमेंट से तो क्वेश्चन कंपलसरी है कि पूछा ही जाएगा। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि एग्जामिनर एक पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ के आपके क्वेश्चन बनाएंगे। जितनी यूनिट्स मैं आपको आज के सेशन में बताने वाली हूँ, हर एक यूनिट, हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब जितने टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं ना, सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते हैं। बस ये होता है कि किसी टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किसी टॉपिक से कम पूछा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए आपको सबको मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर तो यूनिट फर्स्ट, गृह और परिवार, गृह की परिभाषा, प्रकार, घर चुनने की आधार वगैरह, इससे संबंधित प्रश्न। आपकी क्या है, परिवार की परिभाषा, परिवार के प्रकार, उनके गुण और दोष। देखो एक चीज अच्छी होती है इसमें, अगर इन्होंने टॉपिक दिया है कि इस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसके अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है ये मेंशन करके ये बहुत अच्छा काम करते हैं। क्योंकि अगर ये बता रहे हैं कि हमको परिवार में पढ़ना क्या, भाई हम परिवार की डिफिनेशन पढ़ेंगे, हम उसके प्रकार पढ़ेंगे, उनके गुण और दोष पढ़ेंगे, इसके अलावा अभी हमें कुछ नहीं पढ़ना। क्योंकि अगर हम इसके अलावा, परिवार में तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम पढ़ने को बैठ जाएं तो पढ़ते ही रह जाएं। तो इसका मतलब है एक पर्टिकुलर चीजें इन्होंने मेंशन कर दी है कि आपको ये पढ़ना है, इसके अलावा मत भागिएगा। अगर आप इतना भी पढ़ लेंगे तो आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है। परिवार का समाज में योगदान क्या है, आदर्श भारतीय घर और परिवार से तात्पर्य पूछा जाएगा। नेक्स्ट पूछा जाएगा, गृहिणी एक उपभोक्ता है, उपभोक्ता की परिभाषा, समस्याएं, अधिकार होगा में भी, जिम्मेदारियां, उनसे संबंधी कानूनी अधिनियम, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। उसके अलावा यस, टाइम एंड मैनेजमेंट से क्वेश्चन तो आपका समय और एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा ही जाएगा। यानी समय और ऊर्जा का प्रबंध आप कैसे करते हो, समय और ऊर्जा संबंधित बचत के सिद्धांत, समय का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, बचत के स्रोत, आपका सारणीकरण, ठीक है, और उसका महत्व, उसके सिद्धांत, कार्य चार्ट और कार्य का बंटवारा, ये भी आपसे पूछा जाएगा। अब इसमें यूनिट थर्ड में क्या पूछा जाएगा, देखो मैंने जो आपको टॉपिक बताया उसमें अलग अलग यूनिट भी हैं, कुछ में यूनिट अलग अलग दी हुई हैं, कुछ में नहीं दी हुई हैं। ठीक है, मतलब उसके अंदर भी आपको थोड़ा सा गहराई से जाना होगा। मुद्रा प्रबंधन, उपभोक्ता शिक्षा, पारिवारिक आय यानी फैमिली इनकम के बारे में पूछा जाएगा। परिवार के आय के विभिन्न स्रोत, ठीक है, ये पूछे जाएंगे। आय के प्रकार जैसे मुद्रा और वास्तविक आय, इन सब से प्रश्न। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय के बारे में, अनुपूरक पारिवारिक आय है, घरेलू खाता की आवश्यकता, विधि और रखने के विभिन्न तरीके। आपको लग रहा होगा कि मैम ने जो पहले सिलेबस बताया था वो तो काफी हद तक ठीक भी था, यहाँ तो सिलेबस काफी बड़ा हमको दिख रहा है। सो अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा सिलेबस है, हम इसको कैसे कम टाइम में मैनेज करेंगे। बट टेंशन ना लो, ये सिलेबस देखने में बड़ा लग रहा है, जब हम करना शुरू कर देंगे ना धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। अब आपका यूनिट 4 है बजट, बचत और निवेश, आय और बचत का महत्व से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं बात करें तो निवेश के विभिन्न तरीके जैसे बैंक, प्राइवेट और राष्ट्रीय बैंक, डाकखाना, LIC के बारे में, PPF के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड तो आप सभी जानते हैं, आजकल वहां भी लोग बहुत निवेश करते हैं, है ना। ये वाला नहीं होता कि 10 दिन में पैसा डबल, लेकिन हाँ ये होता है कि लंबे समय तक अगर आप उसको कंटिन्यू पैसे रखते रहते तो सेव भी होते रहते हैं, प्लस आपके पैसे बढ़ते भी हैं उसमें, म्यूचुअल फंड में। तो निवेश करना चाहिए, अच्छी जगह है। ठीक, तो यहाँ पे विभिन्न सीमा कर, बचत और आपका GST कानून वगैरह से पूछा जाएगा। तो वैसे भी GST आजकल बहुत कट रही है, तो GST से रिलेटेड क्वेश्चन तो नेचुरल है, कॉमन। तो ये अगर जिसने कहा ना, इस बार तो मैं ये कहती हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि गृह विज्ञान में कुछ नहीं होता है, सिर्फ ग्रह की चीजें होती है, उनको एक बार ये वाला सिलेबस जरूर दिखा दियो। कह देना कि भाई ये सिलेबस देखो, अब बताओ कि होम साइंस में क्या चीज इसमें नहीं आई है। सारी चीज तो इसमें पूछ ली गई है, यहाँ वहां से हर चीज, है ना। तो हमको बिल्कुल ऑलराउंडर बना दिया गया है। होम साइंस वाले स्टूडेंट मतलब ऑलराउंडर हैं, हर जगह से चीजें उनसे पूछी जाती हैं, ये आप बहुत भली भांति जानते होंगे। घर की आंतरिक सज्जा, इंटीरियर डिजाइन से क्वेश्चन आएगा।
घर की आंतरिक सज्जा में कला के विभिन्न सिद्धांत और तत्वों का जो प्रयोग है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। आहार एवं पोषण, ठीक है, डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपका पोषण है, भोज्य पदार्थ है, न्यूट्रिशन के बारे में, फूड के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जो कि आज मैंने आपको, आज नहीं मतलब अभी जो पिछली क्लास मैंने ली है उसमें मैंने आपको ये वाला टॉपिक कंप्लीट कराया है, न्यूट्रिशन एंड फूड का। अगर अभी तक आपने वो टॉपिक नहीं देखा है तो देख लो, ऐसे भी देख लोगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा मैंने डेप्थ में चीजें नहीं पढ़ाई हैं, बहुत कॉमन चीजें अभी मैंने स्टार्ट करी हैं, उसको जरूर देखना। भोजन समूह प्राप्ति के साधन और कार्य, ठीक है। पोषक तत्व, संतुलित आहार, ये भी मैंने आपको बताया। तो देखो ये न्यूट्रिशन, फूड वगैरह, पोषक तत्व और संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट के बारे में भी मैंने आपको अच्छे से बताया है, ठीक है। कुपोषण, अत्यधिक पोषण, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये देखो जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो यहाँ से तो देखो मैं धीरे धीरे करके आपके सारे टॉपिक्स कवर कर दूंगी। तो प्रतिभा मैम पे विश्वास रखो, अगर आप इस चैनल से जुड़े हो तो आपको हेल्प जरूर मिलेगी, इतना मैं आपको गारंटी देती हूँ, ठीक है। भोज्य पदार्थ का संगठन और मिलावट, फूड एडिज और भोजन की सुरक्षा, भोजन संरक्षण, और यहाँ पे अगर बात करें तो पाक कला, रसोई के प्रकार, फूड वगैरह के आपसे बारे में पूछा जाएगा। माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी, सूक्ष्म जीवाणु होने वाली, मतलब सूक्ष्म जीवाणुओं से जो होने वाली बीमारियां हैं, ठीक है, जो डिसीज हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। देखो साइंस का चैप्टर भी आपका यहीं पे इंक्लूड हो जाता है। समान शारीरिक क्रियाएं, विज्ञान, विभिन्न तंत्रों का अध्ययन, तो देखो हम साइंस में भी आ गए, है ना। पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, रक्त समूह, हीमोग्लोबिन, विभिन्न बीमारियों में आहार अतिसार वगैरह, कब्ज, रक्तचाप, मधुमेह से तो क्वेश्चन बहुत आते हैं, है ना। डायबिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका है साइंस में, देखो साइंस मतलब गृह विज्ञान में सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, ये कह रही। वृक्क संबंधी बीमारियां, प्राथमिक रसायन, कार्बोज, प्रोटीन, वसा के कार्य प्राप्ति के साधन, वर्गीकरण एवं खनिज एवं विटामिन की कमी के लक्षण, सामुदायिक पोषण, पोषण शिक्षा, उद्देश्य कार्य। जब आप ऑफिशियल देखोगे ना, उसका भी मैं आपको लेके दिखाऊंगी, उस पे देखोगे तो लगातार चीजें लिखी हुई हैं, तो इतना पढ़ के अजीब लगता है कि लगता है भगवान इतना ढेर सारा हमें पढ़ना है, लेकिन जब उसको अलग अलग डिवाइड करो तब थोड़ा समझ में आता है। वो भी मैं आपको ऑफिशियल वाला भी दिखा दूंगी, चाहूँ तो मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, वहां पे आप ऑफिशियल चीज देख सकते हो। बट उसमें शायद में भी मुझे लग रहा है हिंदी में ही लिखा है, इंग्लिश में नहीं लिखा है सिलेबस, तो इस वजह से मैंने टाइपिंग किया है ताकि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज में थोड़ा सा दिखे, क्योंकि कई वर्ड ऐसे होते हैं जो हिंदी में हमें नहीं समझ में आते, लेकिन अगर हमने उसे इंग्लिश में देखा तो हम बहुत अच्छे से आसान भाषा में समझ पाते हैं कि अच्छा हमसे पूछ ही आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे टाइपिंग करके आपको दिखा रही हूँ, अदरवाइज मैं चाहती तो उसको भी आपको दिखा सकती थी, बट नहीं, ठीक। सामुदायिक पोषण, पोषण शिक्षा, उद्देश्य कार्य, पोषण के स्तर का मापन, आरडीए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरडीए को तो छोड़ना नहीं, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना, इससे ही आपके 2-3-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। सो आरडीए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात की जाए पोषण शिक्षा संबंधी कार्यक्रम, जो प्रोग्राम होते हैं, न्यूट्रिशन एजुकेशन से संबंधित जो प्रोग्राम होते हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। भोज्य पदार्थों की दैनिक आवश्यकता क्या होती है, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फूड आइटम्स, उनसे रिलेटेड। चौथा, अभी हम तीसरे के बाद चौथे पे आए हैं, मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन। अरे बाप रे, गाड़ी बहुत तेज निकल गई। तो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज से क्वेश्चन आएगा, उसकी अर्थ, धारणा और महत्व के बारे में पूछा जाएगा। साथ में विकासात्मक नियत कार्य, उनकी जो स्टेजेस हैं, डेवलपमेंट टास्क और स्टेजेस। देखो ये चीज पढ़ने में कितना आसान लगता है, और यहाँ देखो विकास नियत कार्य पढ़ने में कैसा लगता है, तो यहाँ पे इतना पढ़ लो, डेवलपमेंटल टास्क एंड स्टेजेस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, विकास के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। गर्भावस्था में विकास, जन्म की प्रक्रिया और उसकी अवस्थाएं, जीवन पर्यंत विकास, जो आपका शारीरिक विकास हो, क्रियात्मक विकास, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, संज्ञानात्मक, इन सब से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ में आपका आएगा भाषा, खेल, रचनात्मक, व्यक्तित्व विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट,
पूर्व पाठशाला शिक्षा, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी विशिष्टता, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। शैक्षणिक फिलॉसफीज एवं कार्यक्रम के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ में कुछ थ्योरी के बारे में पूछा जाएगा, जैसे फ्रायड की थ्योरी हो गया, एरिक्सन, पियाजे महोदय जी के बारे में, पावलोव, स्किनर, कोहलबर्ग और मैस्लोव। तो ये जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं इनके बारे में स्पेशली आप एक नोट बना लीजिएगा स्पेशली, और अलग से आपको मनोवैज्ञानिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जितने यहाँ पे आपके मनोवैज्ञानिक दिए हुए हैं, आपके फ्रायड हैं, एरिक्सन हैं, पियाजे हैं, पावलोव, स्किनर, कोहलबर्ग, मैस्लोव, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इन सब से आपके क्वेश्चन आएंगे। देखो पियाजे और एरिक्सन वगैरह से, स्किनर वगैरह है, कोहलबर्ग है, इन सब से तो सभी एग्जामों में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट ही है। पियाजे महोदय जी का, एरिक्सन जी का अगर ना ही आए तो हो ही नहीं सकता, ऐसे पेपर में आपका पूछा ही ना जाए। अभी जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था इसी में ही पूछा गया था। तो यहाँ पे ये जो है आपके कुछ मनोवैज्ञानिक, कुछ तो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे हैं जिनसे आपके 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक। पारिवारिक संबंध यानी परिवार का प्रभाव, अभिभावकों का दृष्टिकोण, बाल प्रशिक्षण विधियां, विघटित परिवार, ठीक, एकल अभिभावक परिवार और पुनर्गठित परिवार, किशोर अपराध, इन सब से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और असाधारण आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनकी परिभाषा, लेबलिंग, मुख्यधारा से जोड़ना, उनका वर्गीकरण, ये सारे आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका दिव्यांगता, जिसको हम विकलांग कहते हैं, अब हम उसे दिव्यांग कहते हैं। शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, बोलने में कठिनाई मतलब असमर्थता, सुनने में असमर्थता, इस सब से प्रश्न पूछा जाएगा। देखने में असमर्थता और सीखने में असमर्थता यानी कठिनाइयां, न मतलब बोलने में कठिनाई होना, सुनने में, देखने में, सीखने में, तो उन सब से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आपका आएगा वस्त्र एवं परिधान से संबंधित टॉपिक यानी क्लॉथिंग एंड अप्रेजल। तो यहाँ से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाएंगे। वस्तु परिधान का महत्व, रेशों का वर्गीकरण और उनके रासायनिक गुण और उनका उत्पादन, वस्त्रों का इतिहास पूछा जाएगा, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग के बारे में, पारंपरिक वस्त्र कटाई, बुनाई, नीटिंग वगैरह के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ से काफी अच्छे तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है। जिनका सब्जेक्ट ये है तो वो तो अच्छी बात है, वो इसके बारे में परिचित होंगे अच्छे से, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट को इस टॉपिक को पढ़ने में थोड़ा सा, याद करने में, समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो डिफिकल्ट है। ठीक। कपास, लीलन, सिल्क, रेयान, नायलॉन का इतिहास, ठीक है, उसका निर्माण और सिलाई मशीन, उसकी देखभाल, उसका पैटर्न बनाना, ये सब आपसे पूछा जाएगा। धुलाई वो चाहे वस्त्रों की हो चाहे इंसानों की हो, उसका रख रखाव, ठीक है, मजाक कर रही। तो धुलाई, रख रखाव, वेस्टर्न को रखना, विभिन्न अवसरों के लिए वस्त्रों का चुनाव, कढ़ाई नहीं, माफ कीजिएगा, कढ़ाई, टाई एंड डाई करते हो ना, टाई एंड डाई कलर। यहाँ पे है भौतिक प्रिंटिंग, वेस्टर्न के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक, धुलाई के तरीके और धब्बे निकालना। धब्बे कई प्रकार के होते हैं, जैसे गुटखे के धब्बे हो गए, चाय के धब्बे हो गए, खून के धब्बे हो गए, उनको छुड़ाने का जो तरीका वगैरह होता है वो सब भी आपसे पूछा जाएगा। मानव शरीर क्रिया विज्ञान, मुझे लग रहा मैंने ज्यादा ही सिलेबस देख लिया क्या है ना। तो यहाँ पे अभी तो देखो हम लोग 6 पॉइंट पे पहुंचे हैं, अभी 9 पॉइंट तक आपका है, तो घबराना नहीं, हिम्मत रखना, अभी सिलेबस है आपके पास। कोशिकाएं और ऊतक, अर्थ, परिभाषा और संरचना, कोशिकाओं के प्रकार उदाहरण सहित, है ना। नेक्स्ट है आपका कंकाल, पेशी तंत्र संरचना, प्रकार, कार्य, जोड़ों के प्रकार, पेशी की कार्टिलेज संरचना, ये आपसे पूछा जाएगा। पाचन तंत्र, मनुष्य की आहार नाल, पाचन तंत्र के अवयव, यहाँ से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मुख व मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय और आंत से संबंधित आपके प्रश्न आएंगे। तो साइंस, अब यहाँ पे देखो आपका क्या है, शोध और सांख्यिकी, ठीक है, यानी रिसर्च एंड स्टैटिक्स, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो रिसर्च तो आपका इंपॉर्टेंट है, शोध और उसका अर्थ, क्षेत्र, उसका उद्देश्य, आंकड़ों के स्रोत, शोध के उपकरण और विधियां। अगर आप यूजीसी नेट की पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब अगर आपने पीजी कर लिया है, तो
अगर आप पहले से ही यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो आपका ये टॉपिक ऑलरेडी आपका कंप्लीट हुआ होगा, क्योंकि पेपर 1 में भी पूछा जाता है, पेपर 2 में भी पूछा जाता है, दोनों में ये आता है। अगर आपने अभी तक पेपर नहीं दिया है, आप फर्स्ट टाइम देने की सोच रहे हैं, या आपने अभी तक आपने पीजी नहीं किया है, सो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। आंकड़ों के स्रोत, शोध के उपकरण और विधियां, शोध के प्रकार और उसका प्रयोग, और आपसे पूछा जाएगा अंक, मीन, मॉड और मीडियन, आंकड़ों का चित्र और ग्राफ द्वारा उनको दिखाना, ये अलग चीज है। प्राइमरी और सेकेंडरी आंकड़े, ये आपसे पूछा जाएगा। 8 आपका है पॉइंट, स्वास्थ्य और स्वच्छता, हेल्थ एंड हाइजीन, बहुत जरूरी है। अब यहां से आपका पूछा जाएगा स्वास्थ्य और स्वच्छता की परिभाषा, साथ में आपसे पूछा जाएगा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत, सामान्य दुर्घटनाएं और घर पर होने वाली देखभाल से संबंधित प्रश्न, उसके साथ ब्लड प्रेशर, नब्ज, शरीर के तापमान का मापन, प्रदूषण के प्रकार, उसकी देखभाल, स्वास्थ्य परीक्षण, ठीक है। यहाँ पे भी अगर बात करें तो यूनिट सेकेंड में आपका आएगा वातावरणीय सुरक्षा, इसको भी कई यूनिट्स में है, जैसे ऊर्जा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, विभिन्न प्रकार के धुआं रहित चूल्हे, सोलर कूलर का प्रयोग और बिजली प्लेट। जल सुरक्षा और बचत से आपका पूछा जाएगा जल को सुरक्षित करने की विधियां। वहीं अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पूछा जाएगा पानी की गुणवत्ता का महत्व, तो पानी के शुद्धिकरण की विधियां, जैसे छानना, टैप वाटर, वाटर अलार्म, क्लोरीन द्वारा आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करके पानी को, मतलब पानी को दूषित होने से आप कैसे बचा सकते हो, उसकी क्वालिटी को कैसे मेंटेन रख सकते हो, उसके लिए क्या क्या आप उपाय कर सकते हो, ये सारी चीजें वगैरह पूछी जाती हैं। खाद्य सुरक्षा, अनाज भंडारण की जो विधियां हैं, खाना पकाने की विधियां, खाद्य संरक्षण की तकनीकें हैं कि खाने को आप लंबे समय तक कैसे सुरक्षित और स्टोर करके रख सकते हो, कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनसे खाना बनाना सुरक्षित होता है, पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते हैं, वो सारी चीजें भी आपसे पूछी जाएंगी। उसके साथ आपका पूछा जाएगा जीविकोपार्जन सुरक्षा, सरकारी और प्राइवेट विभागों में नौकरी के अवसर, स्वरोजगार जैसे स्टार्टअप इत्यादि। अब नौकरी की बात सुन के एक बात बड़ी याद आती है कि जैसे आपका टीजीटी का एग्जाम वगैरह है, देखो उसकी डेट ही नहीं आ रही है, बोलते हैं 1 हफ्ते बाद दे दिया जाएगा। अभी तो मैंने रिसेंटली एक न्यूज पढ़ी थी, मुंडन वाला किसने भेजा था, मतलब उसको सुन के ही बड़ा हंसी आ रही थी कि बाय गॉड क्या ही है। मतलब एक तरीके से अगर कहा जाए कि भाई 2022 की वैकेंसी है, 2025 चल रहा है, हर बार न्यूज आती है पेपर अब है, पेपर अब है, और बार बार टल रहा है, तो एक तरीके से आक्रोश सिर्फ स्टूडेंट के मन में नहीं है, आक्रोश टीचरों के भी मन में है, क्योंकि तैयारी तो वो करवा रहे हैं, बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, साथ में टीचर भी बराबर मेहनत करते हैं, तो उनको भी लगता है कि एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, आप अपना रिलैक्स लेके टाइम ले लो। अब 2022 से इतना ज्यादा रिलैक्स ये लोग कर लिए हैं, अब कितना रिलैक्स करेंगे, इतना इनके पास प्रॉपर समय था मैनेज करने के लिए, लेकिन फिर भी उनको जैसे एक होता है ना पेंडुलम की तरह लटका के रखा हुआ है कि तुम इधर भी नहीं जा सकते, तुम इधर भी नहीं जा सकते, तुम बीच में ऐसे घूमो ना, तो ऐसा हाल हो गया है टीजीटी स्टूडेंट का। अब वो बेचारे करे भी तो करें क्या, है ना। तैयारी अगर छोड़ते हैं तो लगता है कि इतने समय बाद एक मौका आया है, वो हमारे हाथ से चला जाएगा, है ना, और करते हैं तो पूरा समय चला जाएगा, तो बड़ा समस्या है। कोई बात नहीं, होगा ही, बहुत जल्द देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य, यानी डॉक्टर के आने से पहले जो भी आपका उपचार किया जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपचार। तो इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्राथमिक उपचार का अर्थ, सिद्धांत, प्राथमिक उपचार के डिब्बे की आवश्यक सामग्री, ये तो आप क्लास 6 से पढ़ते हुए चले आए होंगे प्राथमिक उपचार के बारे में। पट्टियां, उनके प्रकार, फ्रैक्चर के प्रकार, मोच, कृत्रिम श्वसन, ठीक है, खिसकना, खून का बहना, प्रेशर केंद्र, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो होता है कि अगर आप डॉक्टर के, मतलब डॉक्टर मान लो दूर है, आप डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते हैं, किसी को कुछ हो गया, कुछ दिक्कत हो गई, तो आप सबसे पहले खुद क्या उपचार कर पाओगे। जैसे मान लो किसी को सांप ने काट लिया, ठीक है, अब सांप को किसी ने काट लिया तो ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर बगल में बैठा हुआ है कि अच्छा काटा और डॉक्टर ने तुरंत देख लिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब तक आप डॉक्टर के पास उसे लेकर जाओगे, उससे पहले आप क्या उपाय कर सकते हो, भाई उसके जहां पे काटा है उसके ऊपर ही जस्ट टाइट से पट्टी बांध दो, उसको जगा के रखो, कोई मादक पदार्थ मत दो। तो ये जो चीजें होती हैं, ये होती हैं कि आप उसको कुछ टाइम के लिए बचा के रख सकते हो, ताकि वहां तक जाते जाते उसकी जान न चली जाए। तो ये जो होता है, ये सब क्या प्राथमिक उपचार होता है। किसी का भाई ब्लड निकल रहा है, उसको पट्टी वट्टी कर देना, तो ये सारी चीजें नेचुरली थोड़ी बहुत आनी चाहिए। तो ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी। बाद में पूछा जाएगा मरीज की देखभाल और मरीज का कमरा, सामान्य बीमारियों के घरेलू उपचार वगैरह आपसे पूछे जाएंगे। तो ये देखो, ये आपका
9 पॉइंट तक मैंने आपको बताया। एक बार फिर से मैं ऊपर से लेकर आपको सीधा सीधा मेंशन कर देती हूँ। हाँ जी, ये देखो, एक्सटेंशन एजुकेशन कम्युनिकेशन से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। कम्युनिकेशन भी है इसमें, लीडरशिप वगैरह ये सब पूछा जाएगा। उसके साथ आपका होम मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर, आपका एजुकेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकंड आपका, इसके अंदर भी आपका बजट वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। डाइट एंड न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आएगा, थर्ड आपका है। और फोर्थ, मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन से प्रश्न। उसके साथ अगर मैं बात करूं, क्लॉथिंग एंड अप्रेजल, वस्त्र एवं परिधान से प्रश्न पूछा जाएगा। और ह्यूमन साइकोलॉजी और मानव शरीर क्रिया विज्ञान वगैरह। और रिसर्च से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। हेल्थ एंड हाइजीन से क्वेश्चन आएगा। एंड आपका आएगा लास्ट प्राथमिक उपचार वगैरह ना, हाँ, फर्स्ट एड एंड हेल्थ। तो यहाँ पे प्राथमिक उपचार और आपका स्वास्थ्य, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपके जो 9 मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, तो ये केवल 9 टॉपिक नहीं है, इसके अंदर जो यूनिट्स दी हुई हैं वो भी हैं। और ये मैं सब आपको ऑफिशियल ही चीजें बता रही हूँ, तो ये मत सोचिएगा कि ये आपका ऑफिशियल नहीं है। मैंने ऑफिशियल आपका जो आया हुआ है उससे मैंने आपको एक एक चीज देखा है, उसके बाद मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया, तब मैं आपको सिलेबस बता रही हूँ। तो चाहे तो आप मैच कर सकते हैं, कोई भी चीज गलत नहीं होगी। और जो मैंने आपको पहले सिलेबस बताया था, ऐसा नहीं कि वो सिलेबस नहीं आएगा, बस ये है कि वो चीज ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपके सिलेबस के अंतर्गत आएंगी। तो यहाँ पे अभी आपको ये वेट नहीं करना है कि अभी तो हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, फॉर्म फिल करने के बाद हम स्टडी स्टार्ट करेंगे, ये बिल्कुल गलती मत करना। क्योंकि फॉर्म फिल करने के बाद अगर आप स्टडी स्टार्ट करोगे तो ऐसे जो इतना मतलब आपका लेंदी भी है ना थोड़ा सा सिलेबस, तो इसको कंप्लीट करवाना मुश्किल है। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके 2 पेपर होने वाले हैं। अगर एक पेपर होता तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप आराम से तैयारी कर सकते थे। लेकिन जब आपको पता है कि आपको लिखना भी है और लिखने के लिए आपके पास मटेरियल उपलब्ध होने चाहिए, तभी तो आप लिख पाओगे, तभी आप याद कर पाओगे। सिर्फ एमसीक्यू के भरोसे अगर आप ये पेपर देना चाहते हो तो भूल जाओ। एमसीक्यू के भरोसे सिर्फ प्री निकल सकता है, मेंस नहीं निकल सकता। और यहाँ पे सीधा सीधा मेंशन कर दिया गया है कि आपके 2 पेपर होंगे। अभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाली हूँ स्टूडेंट, उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपका प्री और मेंस होगा उसमें कितने कितने मार्क्स होंगे और कैसे कैसे कितने कितने नंबर की क्या क्या चीजें होंगी। और मैं फॉर्म के बारे में भी आपको डिटेल दूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस बार ये हुई है ना कि अगर आपने इस फॉर्म में मिस्टेक करी तो आप 5 बार मतलब एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे, आने वाले अपकमिंग एग्जाम में आप नहीं बैठ पाओगे अगर आपने इस फॉर्म को भरने में कोई भी गलती की, कुछ भी मतलब गलत काम करा भरते वक्त। तो ये थोड़ा सा आपको सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है। तो एक एक पॉइंट मैं आपको मेंशन करने वाली हूँ, क्योंकि जब मैंने भी पढ़ा ये इसका ऑफिशियल, तो मैंने एक एक चीज देखा। एंड एक चीज और, निगेटिव मार्किंग, भाई 1/3 की आपकी निगेटिव मार्किंग है स्टूडेंट, तो इसको तो भूल के भी इग्नोर मत करना। अभी जैसे यूजीसी नेट जैसे एग्जाम देते हैं उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो हम बिल्कुल फुल पेपर करके आते हैं। अरे फुल पेपर करने में ये होता है कि जो क्वेश्चन हमें नहीं भी आता है हम उस पर तुक्का लगाते हैं। भाई तुक्का लगाना तो तुम लोग के लिए आम बात है, तुम लोग के लिए नहीं, मतलब अधिकतर लोग यही करते हैं। अब जिसको क्वेश्चन नहीं आता होगा वो यही करेगा कि 2 ऑप्शन में से लगेगा नहीं, इसको लगा देते, हो सकता है सही निकल जाए, उसी को तुक्का मारना कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये आप इस पेपर में कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस मार्किंग है। आप अगर ये रिस्क उठाओगे तो दिक्कत ये होगा कि जो आपका सही उत्तर है वो भी आपका कटने का चांसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत आपको सोच समझ के क्वेश्चंस करना की जरूरत है। तो निगेटिव मार्किंग है, अपने माइंड में ये चीज याद रखना और उस हिसाब से बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन, कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट करो। आपके पास अगर बुक अवेलेबल है तो ये टॉपिक ढूंढो, इग्नू के नोट्स पढ़ो, इग्नू के नोट्स बहुत अच्छे हैं। और मैं आपको एक वेबसाइट दूंगी जहां पे आप फ्री नोट्स पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है, डाउनलोड भी कर सकते हो शायद। तो वो मैं आपको अभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी वहां पे मैं आपको वो भी बताऊंगी कि वो कौन सा ऐसी वेबसाइट है जहां से आप होम साइंस के लिए फ्री मटेरियल्स ले सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है ना, तो इस वजह से ये सारी चीजें मैं जितना आपसे हेल्प कर पाऊंगी मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैं आपको मटेरियल्स भी दूंगी, आपको पढ़ाऊंगी भी। बस आपको क्या करना है, इस चैनल से जुड़ के रखना है और मुझे मोटिवेट करते रहना, क्योंकि मेरा मोटिवेशन होगा तो मैं आपको और ज्यादा मोटिवेट कर पाऊंगी, है ना।
मोटिवेट का मतलब थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ चलो ठीक है, आपके कमेंट्स आते हैं, आप लाइक करते हैं, आप मेरे चैनल से जुड़ जाते हैं, यही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। एंड अभी इतने लोग मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास रखिएगा, मैं आपका विश्वास बिल्कुल नहीं तोड़ूंगी। हम पूरी कोशिश करेंगे इस एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्रैक करने की, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, इंतजार कीजिएगा मेरी क्लास का। और हाँ, क्लास अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाएगी तो प्लीज मैनेज कर लीजिएगा। ये जो आपका बेल आइकन दिया रहता है उसको आप प्रेस कर लीजिएगा, तो जब भी मेरी क्लासेस आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में कई बार टाइम हो जाता है। लाइव क्लासेस नहीं होती हैं मेरी, मुझे अभी आता भी नहीं है इतना। सो धीरे धीरे करके मैं सीखूंगी। फिलहाल जो वीडियो अपलोड की जाती है उसमें कई बार देरी हो जाती है, तो टेंशन मत लीजिएगा, आपको क्लास मिल जाएगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का ध्यान रखिएगा, उनका ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।